Hello everyone, welcome back to IRI Wala YouTube platform. And in this video we are going to discuss previous year question paper 2025 nematology portion. And in this video I will explain each and every question in very simple way with clarity of concept, so first time viewer can also be understand. और इसके साथ में आपको एक चीज और बता दूं, most of the student focus on entomology and they neglect the nematology, and this is the main reason they miss the top rank. तो आपको क्या है, बैलेंस में चलना है, क्योंकि हर साल 15 to 20 क्वेश्चन कम फ्रॉम नेमेटोलॉजी पोर्शन, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मामला यहाँ 60 से 80 नंबर का मामला है, तो आपको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, एंटोमोलॉजी को भी और निमेटोलॉजी को भी। तो आज हम बात करेंगे 2025 में निमेटोलॉजी से जितने क्वेश्चन आए उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा वक्त जाया किए बगैर हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ओवेरी इन द डेटिलेंकस स्पीसीज, किस टाइप का ओवेरी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये चीजें समझने से पहले यहाँ पे जैसे दे रखा है मोनोडेल्फिक, प्रोडेल्फिक, फिर मोनोडेल्फिक ओफिस्थोडेल्फिक दिया हुआ है, डाइडेल्फिक प्रोडेल्फिक है, डाइडेल्फिक एम्फीडेल्फिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोनोडेल्फिक प्रोडेल्फिक। पहले आपको ये समझना होगा कि ये टर्मिनोलॉजी है क्या, मोनोडेल्फिक क्या होता है, प्रोडेल्फिक क्या होता है, डाइडेल्फिक क्या होता है। तो इसके लिए हम अपन को नेमेटोड का रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बताया है, फीमेल के में, और कॉमन जो बताया है, नेमेटोड्स आर डायोसियस, मतलब मेल और फीमेल मोस्टली में सेपरेट होती है। जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों के इन्वॉल्वमेंट से। लेकिन कुछ में पार्थेनोजेनेटिकली भी होता है, हर्मोफ्रोडाइट भी होता है। लेकिन जो कॉमन रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है, इसको एम्फीमेक्टिक भी अपन बोल सकते हैं। बोथ सेक्सेस आर लुक अलाइक, सिमिलर दिखते हैं। जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये अपन को सिमिलर दिखेंगे, ये इस तरीके से दिखते हैं। लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होता है। जब अपन डिफरेंस देखते हैं, मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, ये फीमेल में मिडिल में वाल्वा दिखता है। मोस्ट ऑफ स्पीसीज में जो वाल्वा की पोजीशन होती है वो यहाँ बीच के अंदर होती है। और जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल के पोस्टीरियर पोर्शन में यहाँ पे 3 चीजें दिखेगी आपको। पहला तो जो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, एक्स्ट्रा क्यूटिकुलर एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं अपन बरसा, इसको बरसा बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एक स्पिक्यूल है और इसके जस्ट पीछे एक गबर्निकुलम होता है। इनका रोल क्या होता है, ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है। बरसा का काम होता है फीमेल को होल्ड करने का काम होता है ड्यूरिंग द मेटिंग, और स्पिक्यूल ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, और इसके जो जस्ट पीछे का पोर्शन होता है गबर्निकुलम, वो स्पिक्यूल को गाइड करने का काम करता है। तो अगर हम बात करें मेल और फीमेल में, एक चीज और, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ट्यूबुलर, ट्यूबुलर शेप का होता है। आगे आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगे जिसमें आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। तो मेल क्या होता है, फीमेल से थोड़ा सा छोटा होता है लेंथ में। जब उनकी ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं तो मेल यहाँ पे हल्का सा छोटा दिखेगा। इसके अलावा टेल जो है वेंट्रली कर्व्ड होगी, वेंट्रली थोड़ा सा कर्व्ड होती है। और मेल के अंदर जो आपको तीनों सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स आपको बताएं, स्पिक्यूल, गबर्निकुलम और बरसा, ये 3 चीजें होती है। तो अपना जो क्वेश्चन था कि डेटिलेंकस में किस टाइप का ओवेरी पाई जाती है, तो ओवेरीज वो सिस्टम को समझने से पहले कुछ आपको टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि मोनोडेल्फिक क्या होता है, डाइडेल्फिक क्या होता है। इसके अलावा आपको प्रोडेल्फिक, ओफिस्थोडेल्फिक, एम्फीडेल्फिक ये भी समझना होगा, तभी आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। तो पहला जो टर्मिनोलॉजी है, नंबर ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट के बेसिस पे है कि कितने नंबर में है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, अगर हम बात करें मोनोडेल्फिक, मोनोडेल्फिक मतलब एक सिंगल जेनाइटल ट्रैक होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या है, एक सिंगल जेनाइटल ट्रैक है। तो जहाँ पे एक होगा वो है मोनोडेल्फिक,
अगर डाइडेल्फिक, नाम में ही पता चल रहा है 2, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 जेनेटियल ट्रैक्ट है, तो ये क्या है, डाइडेल्फिक, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर एक है तो मोनोडेल्फिक। ये तो हो गया जेनेटल ट्रैक के बेसिस पे। दूसरा चीज है डायरेक्शन के बेसिस पे, कि जेनेटल ट्रैक का डायरेक्शन कैसे है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, क्या है। तो अगर ऊपर की तरफ होगा डायरेक्टेड एंटीरियरली, तो उसको बोलेंगे अपन प्रोडेल्फिक। ऊपर की तरफ हुआ तो प्रोडेल्फिक। अगर जेनाइटल ट्रैक की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो उसको बोलेंगे अपन ऑफिस्टोडेल्फिक। इसके अलावा अगर एक जेनाइटल ट्रैक की, जैसे यहाँ पे 2 ट्रैक है, अगर एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है तो उसको बोलते हैं अपन एम्फिडेल्फिक। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है, डायरेक्शन पर इसके अलावा जेनेटियल ट्रैक कितना, उनका नंबर कितना है, उनके कंबाइन से ये टर्मिनोलॉजी बनती है। तो अगर बात करें डाइडेल्फिक प्रोडेल्फिक, तो डाई का मतलब 2, यहाँ पे 2 ओवेरीज हो गई जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है मतलब प्रोडेल्फिक। इसके अलावा यहाँ पे एक है सिंगल ओवेरी, सिंगल जेनेटल ट्रैक है, तो इसको बोलेंगे मोनोडेल्फिक, उसकी डायरेक्शन एंटीरियर है तो प्रोडेल्फिक हो गया। यहाँ पे देखेंगे 2 ओवेरीज है, एक ऊपर की तरफ जा रही है, एक नीचे की तरफ जा रही है, तो ये हो गया डाइडेल्फिक एम्फिडेल्फिक। ये टर्मिनोलॉजी आपको बता दी गई है कि किस तरीके से होता है। अब आपको क्या क्या याद रखना है, इसमें एक चीज आपको याद रखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो पार्ट है, यहाँ पे आपको ओवेरी दिख रहा है, यहाँ से एक बनना स्टार्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे ओविडक्ट में आता है, यहाँ पे होता है स्पर्मथिका जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से स्पर्म आने के बाद में ये जो लोकेशन है स्पर्मथिका, जो स्पर्म को स्टोर करने का भी काम करती है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। एक मेन चीज है क्रस्टेफॉर्मेरिया। क्रस्टेफॉर्मेरिया ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है। ये जीआरएफ में पूछा हुआ है सीधा सीधा क्वेश्चन कि क्रस्टेफॉर्मेरिया किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का है, पेरिफेरल सिस्टम का है, किसका है, या रिप्रोडक्टिव। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है। ये 2 टाइप का होता है, आप यहाँ देख रहे होंगे, एक तो ट्राइकोल्यूमुलर, एक क्वाड्राकोल्यूमुलर। ट्राई में क्या है, आप देख रहे हो 3 लेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ये हो गया ट्राइकोल्यूमुलर। जहाँ पे एक में 4 बनता है वो क्वाड्राकोल्यूमुलर होता है। तो ये 2 टाइप का क्रस्टेफॉर्मेरिया होता है। आपको याद ये रखना है कि क्रस्टेफॉर्मेरिया जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये चीज याद होनी चाहिए, पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैंने फिर से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, फिर से यहाँ आपको समझाने की कोशिश करी है कि डायग्राम के माध्यम से आपको याद रहे। तो जो यहाँ पे पहला वाला ये है, ये ए का है, ए है डाइडेल्फिक एम्फिडेल्फिक। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से वाल्वा है, ये ओवेरी है दोनों की, तो एक ट्रैक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो 2 तो हो गया जेनाइटल ट्रैक, तो ये हो गया डाइडेल्फिक एम्फिडेल्फिक। ये आपके होप्लोलेमस, रेडोफोलस इनके अंदर होता है, ठीक है। मोस्टली जिनमें वाल्वा की जो परसेंटेज होती है, अगर मिडल में होता है 50% वाल्वा होता है, तो उसमें क्या है डाइडेल्फिक एम्फिडेल्फिक इस टाइप का अपन को देखने को मिलता है, जिसका मिडिल में होगा वाल्वा की पोजीशन। एक टेक्सोनोमी का पोर्शन होता है जिसमें ए वैल्यूज, बी वैल्यूज, सी वैल्यूज, सी डैश वैल्यू, वी परसेंट। तो अगर वो मिडिल में होता है तो क्या है, मोस्टली ये देखने को मिलता है जो जेनेटल ट्रैक सिस्टम है वो डाइडेल्फिक एम्फिडेल्फिक, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। उसके बाद में मोनोऑफिस्टोडेल्फिक, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। जिफिनिमा, जिफिनिमा का अंदर देखेंगे ये वाल्वा है, यहाँ से लेके इधर तक ये ओवेरीज है पूरा, तो ये होता है पीछे की तरफ, पोस्टीरियरली होता है। ये वाल्वा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जेनेटल ट्रैक आ रहा है, तो पोस्टीरियरली आ रहा है तो मोनोऑफिस्टोडेल्फिक। जिफिनिमा एकमात्र अकेला है जिसके अंदर इस टाइप का सिस्टम होता है। इसके बाद में आप देखेंगे मोनोप्रोडेल्फिक। मोनोप्रोडेल्फिक में भी 2 टाइप का होता है, एक तो होता है विद पोस्ट यूटेराइन सेक, और एक क्या होता है विदाउट पोस्ट यूटेराइन सेक्स। यहाँ पे आप देखेंगे एक जो ब्रांच है पूरा, एक जो जेनेटल ट्रैक है पूरा ऊपर की तरफ,
इसका तो प्रॉपर डेवलपमेंट हो रखा है, बहुत अच्छे तरीके से इसका पूरा डेवलपमेंट हो रखा है, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट में पोस्ट यूटेराइन सेक, PUS लिखते हैं ना, पोस्ट यूटेराइन सेक्स लिखते हैं। ये जो आपका एफ्लैंकिड ग्रुप है, एफ्लैंकिड का जितना भी ग्रुप है जिसमें एफ्लैंकस, एफ्लैंकोइडस, रेडिनाफ्लैंकस, बर्साफ्लैंकस, उसके अंदर ये टाइप का मोनोप्रोडेल्फिक, क्योंकि एक ऊपर मोनोप्रोडेल्फिक विथ पोस्ट यूटेराइन सेक्स, इस वाला पाया जाता है। इसमें एक यूनिक चीज यही है कि पोस्ट यूटेराइन सेक होता है। एक दूसरा ग्रुप है किरकनेमेटिड्स का ग्रुप है, उसके अंदर सिस्टम तो यही होगा, सिस्टम तो आपका मोनोप्रोडेल्फिक ही होगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये उसमें होता नहीं है। नो ट्रेस ऑफ पोस्ट यूटेराइन सेक्स, वो होता है किरकनेमेटिड्स में। और जो ऐसा वाला सिस्टम जहां देखने को मिलता है मोनोप्रोडेल्फिक, उसमें वाल्वा की पोजीशन पोस्टीरियर मिलती है। जनरली ये होता है कि वाल्वा की पोजीशन 70% तक होगी, जिसमें इस टाइप का सिस्टम होगा मोनोप्रोडेल्फिक टाइप का। और पीछे की तरफ पोस्ट यूटेराइन सेक का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये प्रेटिलेंकस में भी होता है साथियों। एफ्लैंकिड्स तो है ही, इसके अलावा एक निमेटोड है जिसको लीजन निमेटोड बोलते हैं, तो ये प्रेटिलेंकस के अंदर भी इस टाइप का ही होता है विथ पोस्ट यूटेराइन सेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जाता है। मैं आपको एक जो क्वेश्चन आया है उसके इर्द गिर्द की सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं तो पीछे के पेपर जरूर देखते हैं, तो उसके आसपास से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको इग्नोर ना करें, इनको भी देखें। अब इसके अलावा डाइडेल्फिक, प्रोडेल्फिक, ये जो इस टाइप का सिस्टम है, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपके रूट नोड निमेटोड जो कि मोस्ट एडवांस है, रूट नोड निमेटोड हो गया। इसके अलावा आपका सिस निमेटोड हो गया, हेट्रोडेरा हो गया, पंक्टोडेरा हो गया, ग्लोबोडेरा हो गया। इन सब के अंदर जो है आपका इस टाइप का डाइडेल्फिक प्रोडेल्फिक टाइप का सिस्टम होगा। ये एंटायर लगभग पूरी बॉडी को ही कवर कर लेता है साथियों। तो यहाँ पे अपन ने इसकी बात कर ली है, कुछ एग्जांपल्स। इसके अलावा आपको एक लिस्ट और दी हुई है, यहाँ पे आप देखिए कि कौन कौन से निमेटोड में किस टाइप का जेनेटियल ट्रैक सिस्टम होता है। तो पहला है मोनोडेल्फिक प्रोडेल्फिक। अब आप याद कैसे करेगी, ये इतने सारे निमेटोड्स का आप नाम याद कैसे करोगे। तो एक तो एफ्लैंकिड्स का ग्रुप हो गया, यहाँ पे आप देख लीजिए बर्साफ्लैंकस, रेडिनाफ्लैंकस, एफ्लैंकस, एफ्लैंकोइडस, ये हो गया। इसके अलावा जितना भी किरकोनेमेटिड्स है, किरकोनेमेटिड्स का ग्रुप जितना, किरकोनेमा, किरकोनेमेडेस, हेमिकिरकोनेमेडेस, प्रेटिलेंकस हो गया, ये एंगुइना, सब एंगुइना, 3 निमेटोड ये जो अबव ग्राउंड के जो पैरासाइट है इनमें भी इस टाइप का ही होता है। लेकिन इनमें खासियत क्या है, ये जो 4 निमेटोड है ये वाले, इनमें एक चीज एक्स्ट्रा होती है, पोस्ट यूटेराइन सेक। सिस्टम तो यही होगा, मोनोप्रोडेल्फिक ही होगा, लेकिन इसमें एक जो एक्स्ट्रा होगी पोस्ट यूटेराइन सेक प्रेजेंट होगा। ये प्रेटिलेंकस में भी होगा आपके, बाकी में ये नहीं होता है पोस्ट यूटेराइन सेक का। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद होनी चाहिए आपको। इसके अलावा डाइडेल्फिक प्रोडेल्फिक, ऊपर की तरफ जो इंपॉर्टेंट नेमेटोड है, सेडेंट्री एंडोपैरासाइट है, सबसे एडवांस है, सबसे ज्यादा उन्हीं की वजह से नुकसान होता है, तो मेलाइडोगाइनी, हेट्रोडेरा, ग्लोबोडेरा, पंक्टोडेरा, एक ग्रुप ये हो गया। तो ये आप ग्रुप के हिसाब से याद कर सकते हो। डाइडेल्फिक, एम्फीडेल्फिक, इसमें भी जैसे कि आपके होप्लोलेमस, रेडोफिलस, ये वाले निमेटोड आ जाते हैं। और मोनोडेल्फिक, ओफिस्टोडेल्फिक, ओनली जिफिनिमा, ये ग्रुप थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आपको याद करने में कि कैसे याद किया जाए। बाकी तो आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये चीजें बता दी गई है आपको। इसके बाद में पोस्ट यूटेराइन सेक्स फाउंड इन, किन किन निमेटोड के अंदर, वो जो छोटा सा पोर्शन बताया ना, एक जेनाइटल ट्रैक्ट तो अच्छे से डेवलप हो गया है लेकिन दूसरा नहीं हुआ है, उसी को पोस्ट यूटेराइन सेक बोलते हैं। ये होता है अपने आप देखोगे बर्साफ्लैंकस, रेडिनाफ्लैंकस, जो आपको बता दिया प्रेटिलेंकस, कोसिलेंकस, टाइलेंकस, इनके अंदर क्या है, पोस्ट यूटेराइन सेक होता है। अब एक चीज और यहाँ पे कि कौन पोस्ट यूटेराइन सेक एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ स्पर्म स्टोरेज, स्पर्म स्टोरेज का काम भी करता है। जैसे ही
होता है। तो ये वाला जो एफ्लैंकिड्स का ग्रुप है, चारों निमेटोड, बर्साफ्लैंकस, रेडिनाफ्लैंकस, एफ्लैंकस, एफ्लैंकोइडस, इस ग्रुप का ये जो है आपके स्पर्म को स्टोर करने का भी काम करता है। तो यहाँ एक बार आप इसको लिख लोगे, समझ लोगे तो याद हो जाएगा। लगभग निमेटोड के तो आपके नाम याद हो जाने चाहिए, पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे एक और फोटोग्राफ्स के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये क्रिकोनेमेटिड्स की फोटो है। पहली चीज तो जिसमें क्या स्केल और स्पाइंस होते हैं, इसको अपन सूडो सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। वैसे तो निमेटोड में अपेंडेज लेस बोलते हैं क्योंकि कोई अपेंडेज नहीं होता। जैसे आप इंसेक्ट में देखते हो विंग होंगे, एंटीना होता है, लेग्स होते हैं, ये अपेंडेज लेस होता है। जैसे डिवाइड हुआ, सेगमेंटेड, हेड अलग होगा, थोरेक्स अलग होगा, एब्डोमेन अलग होगा। लेकिन इसमें अपन बोल सकते हैं क्योंकि ये स्केल और स्पाइंस की वजह से सूडो सेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर सूडो सेगमेंटेशन होता है। इस टाइप से स्केल और स्पाइंस बोलते हैं। इसमें जो आपको दिखाने की चीज है, ये देखिए, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से ये ओवेरी स्टार्ट हो रहा है, ये वाला। तो ये क्या हुआ, एक ही ओवेरी है यहाँ से यहाँ तक। तो मोनोडेल्फिक ऊपर की तरफ जा रही है, तो प्रोडेल्फिक, मोनोडेल्फिक, प्रोडेल्फिक हो गए क्रिकोनेमेटिड्स में। यहाँ पे देखिए, लेकिन इसमें जो मेन चीज है, यहाँ पे पोस्ट यूटेराइन सेक्स आपको नहीं दिखेंगे। पोस्ट यूटेर, नो ट्रेस ऑफ पोस्ट यूटेराइन सेक्स। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनता है, आपको ये तो याद रह जाएगा, ये तो याद कर लोगे कि मोनोडेल्फिक प्रोडेल्फिक जेनेटियल ट्रैक है इसमें, लेकिन पोस्ट यूटेराइन सेक है कि नहीं है, ये क्रिकोनेमेटिड ग्रुप में नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रख लेना। फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे पीछे की तरफ नहीं होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक और फोटोग्राफ है जहाँ पे सीधा सीधा दिखाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक, और पीछे की तरफ कोई पोस्ट यूटेराइन सेक, नो ट्रेस ऑफ पोस्ट यूटेराइन सेक। आप लिख लेना क्रिकोनेमेटिड, नो ट्रेस ऑफ पोस्ट यूटेराइन सेक। ठीक है, यूटेराइन इसलिए बना है क्योंकि यूट्रस का जो पार्ट होता है, इसीलिए इसको पोस्ट यूटेराइन सेक बोलते हैं। कुछ और फोटोग्राफ्स आपके लिए है यहाँ पे। एफ्लैंकोइडस की भी एक फोटोग्राफ दिखाई गई है। एफ्लैंकोइडस में भी आप देखोगे, अब क्रिकोनेमेटिड्स में तो आपको नहीं दिखा पोस्ट यूटेराइन सेक्स, लेकिन इनमें दिखेगा। ये देखिए, ये जेनिटल ट्रैक है, लेकिन पीछे की तरफ थोड़ा सा और पोर्शन है। ये देखेंगे यहाँ पे, ये इतना सा जो पोर्शन है, ये एक ट्रैक ऊपर की तरफ जा रही है, ये स्पर्मेथिका है जहाँ पे एक्स का स्टोरेज होता है। पीछे की तरफ ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये एफ्लैंकोइडस में दिखेगा आपको। बाकी जो टर्मिनोलॉजी है सेम ही यूज होगी, बात हम कर रहे हैं पोस्ट यूटेराइन सेक की, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज और आप देख सकते हो, एफ्लैंकिड्स में जो ग्लैंड्स की ओवरलैपिंग होती है, वो डोर्सल ओवरलैपिंग होती है इस तरफ। यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे ये तो ऐसी पोर है, आपको पता होगा निमेटोड में क्या है, जितनी भी नेचुरल ओपनिंग्स होती है वो वेंट्रल साइड में होती है, वेंट्रल साइड में। लेकिन ये तो वेंट्रल साइड हो गया क्योंकि यहाँ से इसकी नेचुरल ओपनिंग देखी जा सकती है कि ऐसी पोर यहाँ पे है। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ ये ग्लैंड्स की ओवरलैपिंग है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि जो ग्लैंड्स की ओवरलैपिंग होगी वो होगी डोर्सल होगी इनमें। एफ्लैंकिड्स में मोस्टली डोर्सल ओवरलैपिंग होती है, ये चीज भी ध्यान रखना। दूसरा चीज यहाँ पे एक चीज और आप याद रख सकते हो कि एफ्लैंकिड्स में ये जो तीनों ग्लैंड है, ये तीनों ही जाके, ये जो एक तो होगी, ये दो तो सब वेंट्रल हो गई, दो ग्लैंड, तीन ग्लैंड होती है ना, ये तो सब वेंट्रल ग्लैंड हो गई, ये डोर्सल हो गई। इनकी ओपनिंग सीधा यहाँ मिडिल बल्ब में ही होगी, इनकी तो यहाँ नीचे की तरफ हो जाएगी दोनों की जाके, और ये वाली जो ऊपर वाली है ये यहाँ हो जाएगी। मतलब डोर्सल और सब वेंट्रल ग्लैंड दोनों की ओपनिंग मीडियन बल्ब में होती है एफ्लैंकिड के केस में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट यूटेराइन सेक है पीछे की तरफ। तो ये चीज आपको बता दी गई है एफ्लैंकोइडस के बारे में है। यह है एफ्लैंकस। अब मैं चाहे एक एफ्लैंकिड ग्रुप की बात कर ही रहा हूँ तो इसके साथ वाले
ग्रुप जो है एफ्लेंकस भी है, रेडिना एफ्लेंकस, बर्सा फ्लेंक, इनकी भी बता देते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे ग्लैंड्स की ओवरलैपिंग डोर्सल होगी, क्योंकि इधर की तरफ आपको ऐसी पोर दिखेगा, क्योंकि सारी नेचुरल ओपनिंग्स वेंट्रल साइड में होती है निमेटोड में। और इधर देखोगे ये 3 ग्लैंड है, ये तीनों जाके ओपन मीडियन बल्ब में ही होगी। एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है इसका, एफ्लेंकस का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आप यहाँ पे देखोगे। पहले तो आप ये देख लीजिए, इसमें भी पोस्ट यूटेराइन सैक है। यहाँ पे देखोगे पोस्ट यूटेराइन सैक है, मोनोडेल्फिक प्रोडेल्फिक है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या है साथियों, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे इसमें बर्सल रेज होती है। ये देखिए 3 बर्सल रेज आपको दिखेगी यहाँ पे, और पैलोडेरन टाइप का बर्सा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। एक चीज आप देखेंगे, जो ग्रुप है, जब आप टैक्सोनॉमी का पोर्शन पढ़ोगे, टैक्सोनॉमी में पढ़ोगे, जब आप चारों में डिफरेंस पढ़ोगे ना, एफ्लेंकस, एफ्लेंकोइडस, बर्साफ्लेंकस, रेडिनाफ्लेंकस, तो आप देखोगे एफ्लेंकस के अंदर गबर्नेकुलम प्रेजेंट होता है। गबर्नेकुलम जो स्पिक्यूल को गाइड करने वाला पोर्शन है वो प्रेजेंट होता है, बाकी 3 में एब्सेंट होगा। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये गबर्नेकुलम ही है। ये इसलिए इसमें प्रेजेंट होता है ये गबर्नेकुलम, क्योंकि इसका स्पिक्यूल वेंट्रली आर्कुएट होता है। बाकी 3 में देखोगे रोज थॉर्न शेप होता है, एकदम मजबूत होता है, उसको गबर्नेकुलम गाइड नहीं कर सकता, उनको जरूरत ही नहीं होती। तो कुदरत ने इनको मतलब जो चीज की जरूरत है वो चीजें दी गई है। एक छोटा सा निमेटोड है, उसको सारी चीजें मिली हुई है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक तो एफ्लेंकस में बर्सल रिब्स होगी, इसके अलावा गबर्नेकुलम प्रेजेंट होता है, बाकी में एब्सेंट होता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीजें हैं। फिर से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारा ओवेरी का क्या काम होता है, ओविडक्ट का क्या काम होता है, आप यहाँ से देख सकते हो। ओवेरी का क्या है, स्पर्मेथिका का क्या है, स्टोर स्पर्म ओगोनिया गेट फर्टिलाइज व्हेन पास थ्रू। तो स्पर्मेथिका में क्या है, यहाँ पे आप देखोगे स्पर्मेथिका में फर्टिलाइजेशन होता है वहीं पे। तो ये सारे पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। जितना आपको एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द से बता दिया गया, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, और मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ही बताई ही आपको। अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है कुछ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। डेरिड्स आर सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन नेमेटोड। स्टेटमेंट फर्स्ट ये है, डेरिड्स एक्ट एज ए टेक्टाइल ऑर्गन्स। ये बात यहाँ पे बोली गई है। अब बताओ इन दोनों में से कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। डेरिड सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। इसके अलावा डेरिड एक्ट एज ए टेक्टाइल ऑर्गन्स। तो ये अब हम थोड़ा सा सेंसरी जो ऑर्गन्स है उनके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ कि उनके इर्द गिर्द से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने सेंस ऑर्गन्स के बारे में लिखा है। देखिए 2 टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला होगा कीमोरिसेप्टर्स और दूसरा है टेक्टोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स का मतलब होता है टू परसीव द सेंस ऑफ केमिकल, जो केमिकल का सेंस करे। दूसरा है टेक्टोरिसेप्टर्स, टू परसीव द सेंस ऑफ टच, जो टच को फील करे, ठीक है। अब कीमोरिसेप्टर्स में कौन कौन से हैं, कीमोरिसेप्टर्स में आप देखेंगे एक तो एम्फिड है, दूसरा फेजमिड है। एम्फिड मतलब एंटीरियर, ये हेड रीजन में प्रेजेंट होगा, 1 पेयर में होता है। ये देखिए यहाँ पे ये एम्फिड है, इस तरीके का सेंसरी ऑर्गन, ये देख पा रहे हो आप। तो 1 पेयर ऑफ एम्फिड प्रेजेंट इन हेड रीजन, ये कीमोरिसेप्टर्स है साथियों। दूसरा है होस्ट फाइंडिंग के काम में आता है। इसको अपना होस्ट जब होता है तो यही सेंस करके जो भी प्लांट से रूट एक्सुडेट निकलते हैं उनको यही सेंस करने के काम करते हैं एम्फिड। इसके अलावा आप देखिए फेजमिड्स। तो फेजमिड क्या होते हैं, आपके टेल रीजन के अंदर होते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है इस तरीके से दिखता है फेजमिड। अब बात कर लेते हैं टेक्टोरिसेप्टर्स की। टेक्टोरिसेप्टर्स में क्या है, पेपेलीज होती है टू परसीव द सेंस ऑफ टच, ये टच के लिए होती है। अब पेपेलीज बोल सकते हैं या सेटाई बोल सकते हैं। तो ये पेपेलीज 3 टाइप की है,
सेफेलिक पेपेली, सर्विकल पेपेली और कॉडल पेपेली। अब बात यह है दोस्तों, जो सर्विकल पेपेली है इसको ही डेरिड्स बोला जाता है। जो सर्विकल पेपेली है उसी को ही डेरिड बोला जाता है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पहला चीज तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो डेरिड्स है वो सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। दूसरा चीज पूछा था कि टेक्टो रिसेप्टर्स है क्या, टैक्टाइल ऑर्गन्स है क्या, तो वो ही है। ये सर्विकल जो पेपेली है इसी को डेरिड बोला जाता है और ये सर्विकल रीजन में होती है। गर्दन वाला जो पोर्शन होगा उसका निमेटोड का, उस जगह पे होती है। आपको याद रखने के लिए कुछ फोटोग्राफ्स दिखा देते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा और कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स है। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ये देखिए, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है यही डेरिड है और ये प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी पोर के पास में। लगभग आपको एक्सक्रीटरी पोर के पास में ही ये दिखेगा, ये जो है एक्सक्रीटरी पोर। इसके अलावा दो सेंसरी ऑर्गन्स और है, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। हेमिजोनिड, हेमिजोनियन, ये भी दो सेंसरी ऑर्गन्स है। जो हेमिजोनिड है यहाँ पे दे रखा है हेमिजोनिड नियरर टू एक्सक्रीटरी पोर होगा। ये क्या है? एक्सक्रीटरी पोर के नजदीक होगा। और जो हेमिजोनियन है वो पोस्टीरियर टू हेमिजोनिड, उसके थोड़ी सी दूरी पे होता है। बात यहाँ डेरिड की है, ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, फिर आप एक फोटो में देख लीजिए। बाकी दे रखा है फाजमिड, फाजमिड पोस्टीरियर रीजन में होते हैं, ये भी सेंसरी ऑर्गन्स है। कुछ में लार्ज फाजमिड दिखता है, जैसे कि आपका होप्लोलेमस हो गया या स्कूटेलोनेमा, उसके अंदर बड़ा फाजमिड दिखता है, इसलिए इसको स्कूटेलम भी बोला जाता है। बाकी आप इन तीनों सेंसरी ऑर्गन्स का ये लेटरल साइड में होता है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोट्रूबेंस, डॉट लाइक प्रोट्रूबेंस बोला जाता है, और ये एक्सक्रीटरी पोर के पास वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और टर्मिनोलॉजीज आपको याद रहनी चाहिए। मैं लेटरल फील्ड की बात कर रहा था, जैसे ऐसे वाला है, इसी में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ है, ये लेटरल फील्ड के अंदर कुछ लेटरल लाइंस भी होती है जो कि इम्पोर्टेंट टेक्सोनोमी के हिसाब से, टेक्सोनोमी का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। किसी निमेटोड में 4 होगी, किसी में 6 होगी, तो ये इस तरीके से होती है। जब ये लेटरल लाइंस लेटरल फील्ड एरिया के अंदर, ये लेटरल फील्ड का एरिया है, उसी के अंदर लेटरल लाइंस होती है। ये क्यूटिकुलर ऑर्नामेंटेशन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है? ट्रांसवर्ज स्ट्राई होती है, इस तरीके से आप देखोगे ट्रांसवर्ज स्ट्राई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एरियोलेशन। एरियोलेशन क्या होता है? जब लेटरल फील्ड में प्रेजेंट लेटरल लाइंस और ट्रांसवर्ज स्ट्राई दोनों मिलते हैं और ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर जो बनेगा, ये ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर, इसी को एरियोलेशन बोला जाता है। ये आप टर्म आप याद कर लेना कि लेटरल लाइंस और ट्रांसवर्ज स्ट्राई जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ब्लॉक टाइप स्ट्रक्चर बनता है, उसी को एरियोलेशन बोला जाता है। तो आपको फोटोग्राफ से ज्यादा याद रहेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये निमेटोड है, इस तरीके से लेटरल लाइंस प्रेजेंट होती है निमेटोड के अंदर। और ये ब्लॉक टाइप जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये ट्रांसवर्ज स्ट्राई है, ये लेटरल लाइंस आ रही है यहाँ से, जैसे दो है, तो ये ब्लॉक टाइप जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को एरियोलेशन बोलते हैं। ये देखिए ये लेटरल लाइंस है किसी निमेटोड में, इस तरीके से ही होता है। क्रॉस सेक्शन जब काट के देखते हैं तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसी में लेटरल लाइंस होगी, और यहाँ से अगर ट्रांसवर्ज स्ट्राई जा रही है तो उसके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसी को बोलते हैं एरियोलेशन। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है उनका नाम दिया गया है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं आप देखेंगे। एम्फिड, एम्फिड पेयर फाउंड ऑन निमेटोड हेड, लेटरल इन पोजीशन, लेटरल पोजीशन में होता है, आपके अगली बार स्टेटमेंट में आ सकता है। लेबियल इन टाइलेंकिड्स, पोस्ट लेबियल पीछे की तरफ होगा वो डोरिलेमिड्स में, ये भी एक आपको ध्यान रखना है। सेफेलिड्स, सेफेलिक रीजन नियर टू हेड होगा। हेमिजोनिड नियर टू एक्सक्रीटरी पोर, नियरर टू एक्सक्रीटरी पोर। हेमिजोनियन लोकेटेड पोस्टीरियर टू हेमिजोनिड,
ये ऐसे वाले स्टेटमेंट आ सकते हैं, फोटोग्राफ बना लेना, एक्सक्रीटरी पोर के पास में डेरिड प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं अपन सर्विकल पेपेली। ये देखिए, डेरिड्स स्मॉल पेड प्रोट्यूबेंस लेटरली लोकेटेड नियर टू एक्सक्रीटरी पोर आल्सो नोन एज सर्विकल पेपेली। यही आपका क्वेश्चन था। और फेजमिड आपको पता है, पेयर फाउंड इन द टेल रीजन। जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि ये सही में दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। जो है ये जो आपका डेरिड है, जिसको सर्विकल पेपेलीज भी बोलते हैं, ये मेनली आपका जो ट्राइकोडोरस निमेटोड है, ये ट्राइकोडोरस निमेटोड है। आप देखोगे इसमें ओंक्योस्टाइलेट होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसी पोर है, ऐसी पोर, इसी के पास में आप देखोगे ये वाले जो है, ये वाले जो स्ट्रक्चर है, इन्हीं को बोलते हैं सर्विकल पेपेली। शॉर्ट में इनको बोला जाता है सीपी, सीपी बोला जाता है। इनके नंबर्स के बेसिस पे जो ये है, आपको अगर ऐसे नहीं दिखेगा तो मैं पहले जूम करके दिखा देता हूँ। दो चीजें आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक्सक्रीटरी पोर है, ये नर्व रिंग है। इसके पास में जो ये देख रहे हो, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो आप, ये यही सर्विकल पेपेली है, यही डेरिड्स है। इनके नंबर के बेसिस पे स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन होता है। दूसरा, टेल रीजन के अंदर क्या है, टेल रीजन में भी आप देखोगे ये इस तरीके की पेपेलीज होती है। ये जूम नहीं हो रहा है, एक मिनट साथियों। ये देखिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनको बोलते हैं सप्लीमेंट पेपेली। ये जो टेल रीजन के अंदर है, ये तीनों को बोलेंगे अपन सप्लीमेंट पेपेलीज। एसपी लिख देता हूँ। इनके नंबर पे के बेसिस पे भी स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन होता है। सप्लीमेंट पेपेलीज बोलते हैं, जैसे कि कुछ निमेटोड में 7 to 8 होगी, किसी में 3 से 4 होगी। तो इसके बेसिस पे एक इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है। और इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है पेपेलीज के, जब टैक्सोनॉमी का काम करते हैं तब ये देखा जाता है। और यहाँ से लेके हेड से लेके यहाँ तक पहली सप्लीमेंट पेपेली की डिस्टेंस कितनी है, ये सर्विकल पेपेली की, जिसको सीपी बोलते हैं या डेरिड भी बोलते हैं। इनका जो रोल है मैं बता दूं, यहाँ पे भी आप देखोगे एक यहाँ है, यहाँ है, ये सप्लीमेंट पेपेलीज। इनका रोल होता है फीमेल को होल्ड करने का काम ये करती है, क्योंकि इनके अंदर वर्षा नहीं है, वर्षा इनके अंदर एब्सेंट होता है। ट्राइकोडोरस में एब्सेंट होता है, पैराट्राइकोडोरस में प्रेजेंट होता है। मोस्टली डोरीलेमिड्स में, जैसे जिफिनिमा में भी देखोगे आप, उनके अंदर भी वर्षा एब्सेंट होता है, लॉन्जिडोरस में एब्सेंट होता है। तो उनके मेल के टेल रीजन में सप्लीमेंट पेपेलीज होती है, उनका रोल होता है फीमेल को होल्ड करने का काम होता है। इसीलिए इनके अंदर वर्षा नहीं होता है। वर्षा नहीं है तो कुदरत ने उनको दूसरी चीज दे दी है। अब आ जाते हैं यहाँ पे साथियों, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी हमारे बच्चों को तो बता रखा है सारी चीजें। ये देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज द निमेटोड बैक्टीरियम डिजीज कॉम्प्लेक्स। डिजीज कॉम्प्लेक्स में 3 तरीके का डिजीज कॉम्प्लेक्स होता है। कौन कौन से 3? जैसे कि बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसके अलावा फंगस का होगा, वायरस का होगा। तो जो जब अकेला निमेटोड और उसके साथ कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई मिलके कोई डिजीज काज करते हैं, उसी को डिजीज कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि विच ऑफ फॉलोइंग इन निमेटोड बैक्टीरियम डिजीज कॉम्प्लेक्स है। तो येलो ईयर रोट ऑफ व्हीट, इसके अलावा कॉलीफ्लावर डिजीज ऑफ स्ट्रॉबेरी, और थर्ड अर्ली येलोविंग एंड रूट रोट डिजीज ऑफ पी, ऑनियन कॉलर रोट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ए और बी का है, ए और बी का ये वाला। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों ओनली फंगस की वजह से होते हैं, डिजीज कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है। ये होगा आपके एंगुइना टीटीसी, और साथ में जो बैक्टीरिया होता है कोराइनियम बैक्टीरियम टीटीसाई भी उसको बोलते हैं। इसमें होता है एफ्लैंकोइडस फ्रैगेरी, फ्रैगेरी हो गया, रिटजिमा बोसी, उसके साथ में रोडोकोकस फेसियंस, नेमेटोड मिलकर डिजीज कॉम्प्लेक्स काज करता है। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है आपको बैक्टीरिया और उसके इंटरेक्शन की, दोनों की, बैक्टीरिया और नेमेटोड।
कुछ डिजीज होते हैं जो ओनली अकेला निमेटोड काज करेगा, उसमें बैक्टीरिया का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, फंगस का नहीं होता। लेकिन कुछ डिजीज ऐसे हैं जिनमें नेमेटोड क्या है, उनको एंट्रीज देने का रास्ता करता है अपने स्टाइलेट के थ्रू, तो फंगस और बैक्टीरिया को अंदर जाने में आसानी मिलती है। अब सारे तो आप याद नहीं कर सकते हो, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो पहला तो कार्नेशन के अंदर वेस्कुलर विल्ट, कार्नेशन के अंदर वेस्कुलर विल्ट, जो कि उसमें निमेटोड तो होगा मेलाइडोगाइनियर और हेलिकोटाइलेंकस ये है, और सूडोमोनास कैरियोफिलाई, ये याद रखना है आपको। एक होता है क्राउन गोल, पीच में होगा, एक रस्पबेरी में होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, क्राउन गोल रस्पबेरी में भी होता है, पीच में भी होता है। वहां पे आपका बैक्टीरिया सेम रहेगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस ही रहेगा, लेकिन निमेटोड अलग होगा, निमेटोड की स्पीसीज अलग होगी। जैसे पीच के अंदर जवानिका है, जब अपन रसबेरी की बात करेंगे उसमें हैप्ला होती है। हैप्ला इसलिए होती है, हैप्ला जैसे कि रूट नोट निमेटोड की 4 स्पीसीज है, मेलाइडोगानी, इनकॉग्निटा, जवानिका, एरेनेरिया, हैप्ला जो मोस्ट कॉमन है। अभी तो एंट्रोलोबाई भी बहुत हो गई है गवावा के अंदर, लेकिन ये जो 4 स्पीसीज है उनमें से 3 स्पीसीज इनकॉग्निटा, जवानिका, एरेनेरिया, ये तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल की है, लेकिन जो हैप्ला है वो आपके टेम्परेट ठंडे इलाकों वाली स्पीसीज है। और जब रसबेरी की बात करते हैं तो मोस्टली आपके जो हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, जम्मू हिमाचल का जो एरिया है वहां पे होती है, तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो आपके मेलाइडोगाइनी हैप्ला का होगा। यहाँ पे देखिए क्राउन गोल है, डिजीज का नाम सेम है, क्रॉप चेंज है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस ही रहेगा, लेकिन स्पीसीज बदल जाएगी। क्राउन गोल का ध्यान रखना। ये अभी रिसेंटली जो एआरएस का प्री का जो हुआ है, नेट का भी जिसको बोल सकते हैं, उसमें पूछा गया था, ये वाली चीज पूछी गई थी, तो ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट लगा इसलिए। बाकी तो है कॉलीफ्लावर डिजीज आप देख ले सकते हो, एफ्लैंकोइडस फ्रेगेरी, रोडोकोकस फेशियंस या क्लेविडेक्टर फेशियंस भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा और आपका जो इम्पोर्टेंट चीज है, वीट का जो हो ही गया, येलो ईयर, इसको जो टुंडू है, जो ये येलो ईयर रोट है, इसको टुंडू भी बोला जाता है। इसको येलो ईयर रोट जो है, इसको क्या है, टुंडू डिजीज भी बोला जाता है। जब अकेला एंग्यूना टीटीसी करेगा, उसमें निमेटोड का बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब उसको बोलते हैं अपन ईयर कोकल बोला जाता है, उसको ईयर कोकल डिजीज बोला जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। बाकी तो एनुअल राई ग्रास टॉक्सिसिटी, इसकी वजह से भी इसमें एंग्यूना फ्यूनोस्टा, एंग्यूना एग्रोटिस है, और कोराइनी बैक्टीरियम टॉक्सिसिस और रथायरी बैक्टीरियर टॉक्सिकस, ये है, इनकी वजह से एनुअल राई ग्रास टॉक्सिसिटी होती है। ये मेनली जो है आपके ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का जो रीजन है उसके अंदर होता है। उसकी वजह से क्या है, शिप और भेड़ में नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाता है, अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो जाती है। शिप और कैटल, उनमें एनुअल राई ग्रास टॉक्सिसिटी होती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन इसमें रहता है टुंडू के अंदर और ईयर कोकल के अंदर। जब एंग्यूना टीटीसी की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। डिस्चार्ज हो गया क्या, चालू ही है अभी तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ईयर कोकल और टुंडू डिजीज की। तो जो ईयर कोकल होगा आपके, ये तो ओनली होगा एंग्यूना टीटीसी की वजह से, टीटीसी की वजह से होगा। टुंडू में क्या है, नेमेटोड भी होगा, साथ में बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, दोनों की वजह से ये होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इनिशियल सिम्टम्स की बात करें तो दोनों में सिम्टम्स सेम ही दिखेंगे। अगर ईयर कोकल की बात करें या टुंडू की बात करें, बेसल स्वेलिंग ऑफ स्टेज इन इनिशियल स्टेज, ये वाला होता है, क्योंकि सीड के अंदर ही निमेटोड होता है। जैसे ही, क्योंकि आपको पता है निमेटोड वाटर लविंग है, ये जो गोल्स होते हैं, वीट का सीड है, जब ग्रो करवाते हैं उसी के अंदर निमेटोड होता है। जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलता है, प्लांट उगना स्टार्ट होता है, मॉइस्चर मिलते ही उसी के साथ वो भी क्या है, इन्फेस्टेशन चालू कर देता है। तो बेसल स्वेलिंग होगी स्टेम के अंदर, क्योंकि उसके अंदर घुसता है, तो दोनों के सिम्टम सेम रहेंगे।
फिर उसके बाद में क्रिंकलिंग, कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ लीव इंक्रीज, ये है। उसके बाद में आप देखोगे शॉर्टर एंड ब्रॉडर, शॉर्टर एंड ब्रॉडर ईयर हेड्स, छोटे होंगे ईयर हेड्स, अभी फोटोग्राफ दिखा देंगे, और ब्रॉडर होंगे। और लास्ट में क्या है, नॉर्मल ग्रेन की जगह सीड गॉल्स बन जाते हैं और कोकल्स बन जाते हैं। अब हम बात करें टुंडू की, तो इसका जो स्पेशल कैरेक्टर है, येलो स्टिकी ऊज, बैक्टीरियल ऊज अपीयर ऑन द स्टेम लीव और ईयर हेड। एक चीज आपको पता होगा, अगर पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, जब फंगस की वजह से कोई डिजीज होता है, बैक्टीरिया की वजह से, तो एक प्राइमरी जो आइडेंटिफिकेशन होता है, अगर जो बैक्टीरिया वाला डिजीज है उसमें बैक्टीरियल ऊज होता है, थोड़ा चिपचिपा आपको दिखेगा, चिपचिपा दिखता है, जैसे कि पोमग्रेनेट में कोई डिजीज हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से, तो वहां पे बैक्टीरियल ऊज की वजह से होता है। बाकी फंगस के केस में थोड़ा ड्राई दिखता है। तो ये एक प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन इस टाइप से होता है। और नो ग्रेन फॉर्मेशन अफेक्टेड ईयर हेड, यहाँ ग्रेन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, यहाँ तो क्या कोकल्स के अंदर बदल जाता है, लेकिन ये भी खाने लायक नहीं होता है। अगर वहां पे कोकल्स है तो वो खाने लायक ग्रेन नहीं बचता है। यहाँ पे आप सिम्टम्स देखेंगे, पहला जो मैंने बोला था, बेसल स्वेलिंग एंड क्रिंकलिंग ऑफ लीव, लीव्स आप देखो एकदम ऐसे हो रखी है क्रिंकल्स, और यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है स्टेम के अंदर। तो ये प्राइमरी करेक्टर हो गया। यहाँ पे आप देखिए, ये तो हेल्दी ईयर हेड है, ये वाले जो है हेल्दी है, और ये क्या है, इन्फेक्टेड ईयर हेड से। अब मैं बात कर रहा था शॉर्टर, यहाँ पे देखेंगे ये इसके कंपेयर में शॉर्ट ईयर हेड है, ये तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये तो हो गया शॉर्टर ईयर हेड। इसके साथ में ये ब्रॉडर, चौड़ा और दिखेगा, ये तो इतना सा है, ये इतना बड़ा दिख रहा है आपको, तो शॉर्टर एंड ब्रॉडर ईयर हेड इन इन्फेक्टेड प्लांट। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये मेच्योरिटी पे है, यहाँ पे भी जो ईयर हेड है वो शॉर्टर है, जबकि ये जो हेल्दी वाला है, ये देखिए कितना बड़ा ईयर हेड है, जबकि इन्फेक्टेड वाला छोटा होगा, ब्रॉडर होगा इस तरीके से। ये देखिए, ये एक तरफ तो हेल्दी ग्रेन है, इस तरीके से दिखते हैं। दूसरा क्या है, जो ईयर कोकल्स, ये ना कोई खाने लायक है, कुछ बनता भी नहीं इनकी वजह से। तो सबसे पहले ये मोलिया डिजीज राजस्थान में सिकर का नीम का थाना में, तब किसान बहुत चिल्लाए थे, खड़ी खेत में फसलों को जला दिए थे। तब से निमेटोलॉजी क्या अपीरियंस में आया, जब चिल्लाते हैं तभी पता चलता है कि ये भी कोई साइंस है, इसकी भी जरूरत है। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे, ये मैच लिस्ट फर्स्ट टू सेकंड। अब ये सीधा सीधा यहाँ पे नाम है, इसमें कोई कंसेप्ट की बात नहीं है, आपको नाम तो याद करने ही करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन तो कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम का मैच वाले में हमेशा पूछा ही जाता है, तो आपको ये नाम तो याद होने ही चाहिए। हेमिसाइक्लियोफोरा आपका हो गया, शीत निमेटोड हो गया, इसके अलावा बेलाइनोलेमस स्टिंग निमेटोड हो गया, इसके अलावा फ्लैंकोइडस वाइट टिप डिजीज होता है राइस में इसकी वजह से, और प्रेटिलेंकस आपका मेडिनिमेटोड या लीजन निमेटोड भी इसको बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये सेकंड वाला है। तो ये तो आपको कॉमन नेम और ये तो याद करने ही पड़ेंगे, और कुछ स्पेसिफिक निमेटोड ही है जिनकी वजह से स्पेसिफिक सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, बाकी तो निमेटोड की वजह से क्या कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं आते, तभी ये साइंस को ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है, क्योंकि जो अबव ग्राउंड सिम्टम्स होते हैं दे आर एसोसिएट विद अदर फैक्टर्स। वो ऐसे विल्टिंग दिखेगा, स्टंटिंग दिखेगा, और अंडर साइज फ्रूट दिखता है, तो ऐसा लगता है ये किसी न्यूट्रिएंट की कमी से भी हो सकता है, ये पानी की कमी से भी हो सकता है, किसी और चीज के भी कमी से हो सकता है। तो डायग्नोसिस के बगैर अपन कह नहीं सकते कि क्या है, तो आपको याद करना पड़ेगा साथियों। यहाँ पे कुछ कॉमन नेम और उनके साइंटिफिक नेम की लिस्ट आप पॉज करना वीडियो को और नोट डाउन कर लेना, सभी जिस जिसके जो जो नेम है, या आपको पीडीएफ भी हम इसकी दे देंगे, तो सबके नाम याद कर लेना। यहाँ पे कुछ और चीज है, जो स्टार लगा हुआ है उनका ये चीज है, जैसे एट्रोडेरा गोटेंजियाना इंडिया में रिपोर्टेड नहीं है, डोलिकोडोरस की स्पीसीज इंडिया में रिपोर्टेड नहीं है, हेटोडेरा सेक्टाई और ग्लाइसिन ये भी इंडिया में रिपोर्टेड, नेकोबस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ का जैसे डेटिलेंकस डिस्ट्रिक्टर नहीं है, बर्साफ्लेंकस
ये देखिए क्वारंटाइन वाले पेस्ट है, क्वारंटाइन वाले हैं। जब बाहर से सैंपल आता है तो अच्छे से छानबीन करी जाती है कि ये नेमेटोड तो नहीं है। तो ये है रेडोफिलस, सेट्रोफिलस भी नहीं है। इन सब के कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, आपको देख लेना है एक बार। और जहाँ पे हाईलाइट कर रखा है जैसे कि सीरियल सिस्ट नेमेटोड, तो ये इसकी टाइप स्पीसीज भी है, ये इसकी टाइप स्पीसीज भी है, ठीक है। इसके अलावा हेट्रोडेरा सेक्टाई सुगर बीट सिस्ट नेमेटोड या हेट्रोडेरा उसके टाइप स्पीसीज है। बर्साफ्लैंक यहाँ पे ये तो नहीं है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेमेटोड्स के नाम हो गए। यहाँ पे मेलाइडोगाइनी की अगर पूछे टाइप स्पीसीज तो एक्जिगुआ है। इसके अलावा सेसोइल नेमेटोड केकोपरस पेस्टिस, ये इसकी टाइप स्पीसीज है, इंडिया में रिपोर्टेड नहीं है। स्टेम एंड बल्ब नेमेटोड डेटिलेंकस डिप्सेकी, ये इसकी टाइप स्पीसीज है और इंडिया में भी रिपोर्टेड नहीं है। ब्लाइनोलेमस भी नहीं है। तो ये आप एक माइंड में रखना है कि कौन कौन से इंडिया से नहीं है, और इनमें से जो इम्पोर्टेंट है कुछ क्वारंटाइन पेस्ट भी है, उनके भी नाम आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं ईपीएन की। ईपीएन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है साथियों, पहले भी एक बार मैंने क्लास में बताया था आपको, डेमो क्लास जो पहले अपलोड हुई थी उसमें था कि पहला स्टेटमेंट है एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स ईपीएन्स आर ओब्लिगेट पैरासाइट दैट किल्स इंसेक्ट बाय रिलीजिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया Xenorhabditis एंड Photorhabditis इनसाइड द होस्ट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट है ईपीएन आर इनइफेक्टिव, यहाँ पे आ गया है इनइफेक्टिव। इफेक्टिव की बात नहीं हो रही, इनइफेक्टिव इन बायोलॉजिकल कंट्रोल बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड ए होस्ट फॉर मोर देन 24 आवर्स। ये स्टेटमेंट गलत है साथियों, ऐसा नहीं होता है, सर्वाइव कर सकता है, लंबे टाइम तक सोइल में ही रहता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं ईपीएन का, एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड काम कैसे करते हैं। आप देखिए जैसे ये आपका यहाँ पे एक प्लांट है, इस तरीके से प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, ये देख लीजिए। यहाँ पे बाकी सॉइल है पूरे में इस तरीके से, और ऊपर की तरफ ये प्लांट की लीव्स हो गई है इस तरीके से, ठीक है। ये प्लांट है, इसमें इस तरीके से लीव्स हो गई है। अब आप देखेंगे इस प्लांट की लीव्स को कोई कैटरपिलर खा रहा है इस तरीके से। यहाँ पे कोई कैटरपिलर बैठा है, ये खा रहा है। यहाँ पे भी कोई बैठा है कैटरपिलर, वो इसको खा रहा है, ठीक है, ये खा रहा है। अब जो ईपीएन्स है वो तो सोइल में रहते हैं, एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड जो है ईपीएन्स वो आपके सोइल के अंदर में रहते हैं। जैसे ही ये कैटरपिलर यहाँ जमीन में गिरेगा, जमीन में गिरने के बाद में किसी तरीके से गिरता हो, ये मैं नेचुरल बता रहा हूँ, नेचुरली कैसे किल करता है, नेचुरली इंसेक्ट को कैसे किल करता है। जैसे ही ये सोइल में गिरेगा ये कैटरपिलर, तो इस सोइल के अंदर क्या है, कुछ निमेटोड्स है जिनको अपन एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड भी बोलते हैं। ये निमेटोड क्या है, ये निमेटोड इस कैटरपिलर के अंदर, जैसे कि ये आपका कैटरपिलर है, उसके अंदर कुछ ओपनिंग्स होती है, ऐसे ओपनिंग्स होगी, ये एनाल या माउथ की कुछ नेचुरल और कुछ स्पेरिकल्स होते हैं। इनके थ्रू ये निमेटोड क्या है, इनके बॉडी के अंदर चला जाता है, और बॉडी के अंदर जैसे ही ये निमेटोड जाएगा कुछ बैक्टीरिया रिलीज करता है, और वो बैक्टीरिया क्या है, जैसे कि फोटोरैबिडिटिस और जिनोरैबिडिस जो बैक्टीरिया है वो इसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद में कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, और ये टॉक्सिन क्या है, अल्टीमेटली एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, निमेटोड क्या आपके इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ये इस तरीके से इसका ये प्रिंसिपल है, ईपीएन का प्रिंसिपल है कि काम कैसे करता है, एक नेचुरली कैसे किल करता है उसका मैंने आपको दिखाया है कि प्लांट है, प्लांट को कोई कैटरपिलर खा रहा है और ये जमीन पे गिरेगा, यहाँ निमेटोड्स होते हैं, वो निमेटोड्स इस
कैटरपिलर के बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जो भी उसके नेचुरल ओपनिंग्स है उनके थ्रू अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो बैक्टीरिया नेमेटोड की बॉडी में है वो रिलीज करेगा इंसेक्ट की बॉडी में। इंसेक्ट की बॉडी में रिलीज करने के बाद ये बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, उस टॉक्सिन की वजह से क्या है, सेप्टिसीमिया होता है, और विद इन 24 से 48 आवर्स के अंदर ये इंसेक्ट को मार देता है। 24 से 80 आवर्स के अंदर ईपीएन्स इंसेक्ट को मार देते हैं। तो जो उसका दूसरा स्टेटमेंट था वो ये कह रहा था कि ये इनफेक्टिव है, नहीं रह सकते, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत था। यही चीज है, ये ईपीएन का कंसेप्ट है, तो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है नेमेटोड पैरासाइट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें ईपीएन्स के बारे में यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट क्रॉप कमर्शियल। हाँ, अब आपको एक जो कंसेप्ट की बात रह गई कि यहाँ पे अब हम इसका यूज कैसे करें। ये तो नेचुरल हो गया, अब क्या कुछ फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं। फॉर्मुलेशंस, आपके फॉर्मुलेशन बनाया जाएगा। वो फॉर्मुलेशन क्या है, डायरेक्ट क्या है, क्रॉप पे छिड़का जाता है। उस फॉर्मुलेशन में जैसे कि वेटेबल पाउडर का फॉर्मुलेशन हो गया, अगर उसको छिड़केंगे, जैसे ही किसी प्लांट की लीव्स पे कोई कैटरपिलर खा रहा है, अगर वहां पे वो है नेमेटोड, उसकी बॉडी में चला जाएगा स्प्रे करने से। तो इस तरीके से क्या कमर्शियल लेवल पे कंट्रोल किया जाता है। अभी ज्यादा इतने कमर्शियल प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन कमर्शियली इस तरीके से इसको किसानों को दिया जाता है कि इस तरीके से भी आप नेचुरली बायोलॉजिकली इंसेक्ट को मार सकते हैं, जिससे क्या एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, ये इतने से टाइम में कितने इसके अंदर बॉडी के अंदर चले जाते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर इसकी बॉडी से फिर दूसरे को टारगेट करते हैं। तो ये यहाँ पे प्रोसीजर, किल डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, बहुत सारे को मार सकते हैं, और कैरी पैथोजेनिक बैक्टीरिया इनसाइड एंड रिलीज इंसेक्ट हीमोसिल। यहाँ पे कैरी पैथोजेनिक बैक्टीरिया इनसाइड एंड रिलीज in the insect hemosyl, bacteria cause septicemia, insect die within 2 to 3 days। आप ये भी बोल सकते हैं 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में किल कर देता है। ठीक है, अब ये जो स्टाइनेनेमा है, ये तो कौन से बैक्टीरिया को कैरी करता है, ज़िनोरैब्डेटिस। हाइड्रोजोरैब्डेटिस है वो बैक्टीरिया फोटोरैब्डेट, इनको कैरी करता है। ये इनके एसोसिएट बैक्टीरिया है, इनके नाम याद कर लेना, बहुत बार ये चीज पूछी जाती है। तो ईपीएन का बता दिया। अब बात कर लेते हैं इथाइलिन ब्रोमाइड के बारे में, पूछा गया है साथियों। इसके बारे में अब कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इज ए रेड कलर लिक्विड, इज ए कलरलेस लिक्विड। फ्यूमिगेंट है तो फ्यूमिगेंट क्या होगा, कलरलेस ही होगा, तो कलरलेस हो गया। इसके अलावा दो थे, एक तो डीडी था, एक इथाइलिन डाइब्रोमाइड EDB। तो ये वाला जो पहला वाला है 1943 में किसने, कार्टर ने, और ये किया था क्रिस्टी ने। तो जो क्रिस्टी वाला है ये है आपका हैज नेमेटिसाइड वैल्यू फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय क्रिस्टी, क्योंकि कार्टर ने तो DD किया था, EDB जो है डाइब्रोमाइड वो क्रिस्टी ने किया है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा B and D, फोर्थ ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आपको बताया हुआ है, हमारे इंसेक्टा वाले बच्चों को तो बताया हुआ है साथियों। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कोर्स भी है, जो पहले आपको 5000 में मिलता था, 5000 का कोर्स था। अभी क्या है, ये कॉम्बो के साथ में आपको लगभग 4000 का आपको मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारी क्लासेज मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर, उसमें जनरल एग्रीकल्चर की भी क्लासेस मिलेगी, उसमें एंटोमोलॉजी की भी मिलेगी, उसमें निमेटोलॉजी की भी मिलेगी, वीकली टेस्ट भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा आप मेंटर से बात कर सकते हो, डायरेक्ट डाउट सेशन सोल्व होते हैं, पर्सनली कभी भी बात कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे 7 अटैचमेंट वेलकम जो था, सिलेबस का डिस्कशन सारा हो रखा। उसके बाद में रोहित सर की क्लासेज है जो एंटोमोलॉजी वाले हैं, 43 आवर्स की क्लासेज आप देख सकते हो। लगभग 100 से ज्यादा वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं,
इसके बाद में निमेटोलॉजी जो मैंने पढ़ाई है 31 आवर्स, तो उसके भी 35 से 40 वीडियो ऐप पे डाले हुए हैं। इसके अलावा वीकली टेस्ट है आपके काफ़ी सारे। इसके अलावा इंसेक्ट इकोलॉजी का पोर्शन हो चुका है। इसके अलावा वन लाइनर का कुछ अटैचमेंट डाले हुए हैं। जनरल एग्रीकल्चर के 17 घंटे की क्लासेस उसके डाले हुए हैं। और अगर आपको कुछ पूछना हो, इसके अलावा भी आपको कुछ जानकारी चाहिए, आपको कोई क्वेरी है, तो आप कभी भी इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। तो साथियों मैं यही कहूँगा, जो जीआरएफ एस्पिरेंट है एंटोमोलॉजी और निमेटोलॉजी वाले, वो निमेटोलॉजी के पोर्शन को इग्नोर ना करे। 60 से 80 नंबर का मामला होता है। आप ज़्यादातर फोकस करते हो एंटोमोलॉजी में, और मैंने काफ़ी बार ये देखा है कि इसकी वजह से बच्चे टॉप रैंक आने से मिस कर देते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, क्योंकि आज पूरा सेशन नहीं हुआ है, तो अगले पार्ट में आपको फिर से करवाएंगे बाकी का। और जो भी आसपास की चीज़ें अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो कुछ और भी आपके लिए हम लेके आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का।